डियर स्टूडेंट, आज का जो टॉपिक है हमारा वो टाइप ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है ना। तो चलिए, पहला जो है इसका टाइप है स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर। चलिए इसका सर्किट डायग्राम बता दूं मैं। सर्किट डायग्राम, ओके। ये आपका रोटर है स्पाइरल केस, ये इसका वाइंडिंग है, ठीक है। ये आपका स्टेटर वाइंडिंग है, ये आपने क्या किया, सप्लाई वोल्टेज बी है। इसको हम बोलते हैं मेन वाइंडिंग। एम क्या हो गया, मेन वाइंडिंग, ओके। अब जानते हो कि अगर मात्र सिर्फ एक ही वाइंडिंग रहेगा, है ना, स्टेटर का एक ही वाइंडिंग है, तो ये स्टार्ट रोटेटिंग नहीं होगा। इसको मैंने डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी से मैंने एक्सप्लेन किया था। लेकिन आप चाहते हो कि ये वाइंडिंग एक ही रहे और इसको ये रोटेट करे, तब क्या करोगे आप, मैकेनिकली क्या करोगे, इस पर आप एक बार फोर्स लगा दोगे। तो जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगाओगे उसी डायरेक्शन में क्या होगा, ये मूव करना शुरू होगा। लेकिन हम चाहते हैं मैकेनिकली इस पर कोई फोर्स नहीं लगाए, इलेक्ट्रिकली क्या करे, ये मूव करना शुरू हो जाए, है ना। तो इसके लिए मैंने बताया था कि अगर टू फेज सप्लाई होगा तो उससे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो रोटेटिंग होगा। तो यहाँ पे सिर्फ सिंगल फेज सप्लाई है, उससे हमें टू फेज बनाना होगा, तो वही है यहाँ पे स्प्लिट फेज। तो ये सिंगल फेज सप्लाई है मान लो। तो अभी जो करंट जा रहा है ये IM है, ठीक है। हमने यहाँ पे एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच ले लिया, एक वाइंडिंग ले लिया यहाँ पे, क्लियर। तो ये आपका सप्लाई करंट IS है, एक करंट चला गया मेन वाइंडिंग में, एक आ जाएगा आपका, ये आपका मान लो स्टार्टिंग वाइंडिंग है, ठीक है। I क्या आपका सप्लाई करंट है। तो S क्या हो गया, स्टार्टिंग वाइंडिंग, ठीक है। B क्या हो गया, सप्लाई RMS वैल्यू ऑफ सप्लाई वोल्टेज, सप्लाई वोल्टेज। I क्या हो गया, सप्लाई करंट, ठीक है। तो IM क्या हो गया, करंट इन द मेन वाइंडिंग। IS क्या हो गया, करंट इन द स्टार्टिंग वाइंडिंग। ये जो वायर है ये ओनली फॉर स्टार्टिंग पर्पस। जब ये एक बार रोटेट करना शुरू हो जाएगा तो ये रह भी सकता है, ये नहीं भी रह सकता, ये डिपेंड करता है आपने कौन सी टाइप का मोटर यूज किया है, ओके। तो ये क्या क्या था, करंट इन मेन वाइंडिंग, करंट इन मेन वाइंडिंग, और IS क्या है, करंट इन स्टार्टिंग वाइंडिंग, ओके। जैसे ये दो करंट होगा और ये जो दोनों वाइंडिंग है परपेंडिकुलर ही एक दूसरे के वाइंडिंग है ना, तो मैंने क्या बताया था कि इससे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो रोटेटिंग इन नेचर्स का होगा, क्लियर। एक चीज और मैं बता दूं आपको, यहाँ पे जो स्टार्टिंग टॉर्क का जो डेरिवेशन वो मैं लिख देता हूँ, KIS IM साइन अल्फा। अल्फा क्या है, एंगल बिटवीन IS एंड IM, क्लियर। नाउ इसके बाद और कुछ मैं बता दूं, इसमें जो स्टार्टिंग जो टॉर्क है, स्टार्टिंग जो टॉर्क होता है ये 1.5 टाइम्स से 2 टाइम्स ऑफ फुल लोड टॉर्क के, फुल लोड टॉर्क। और जो स्टार्टिंग जो करंट होता है वो 6 to 8 टाइम्स ऑफ फुल लोड करंट, क्लियर। पावर रेटिंग जो होता है इसका, पावर रेटिंग, रेंज ऑफ पावर रेटिंग जो होता है ये 60 वाट से लेके 250 वाट के बीच में होता है। ये फर्स्ट पॉइंट, ये सेकंड, ये थर्ड। और ये क्या है, कांस्टेंट स्पीड मोटर है, कांस्टेंट स्पीड मोटर है। कांस्टेंट स्पीड मोटर का मतलब क्या हो गया कि जब लोड रहे या नहीं रहे, स्पीड में ज़्यादा कोई वेरिएशन
नहीं होगा। मतलब यहाँ पे जो वेरिएशन होता है ना, वेरिएशन इन स्पीड काफ़ी कम, वेरिएशन इन स्पीड जो है वो 2 से लेके 3% होता है, फ्रॉम नो लोड टू फुल लोड। ओके, फिफ्थ पॉइंट इसका मैं लिख दूं, फिफ्थ पॉइंट इसका जो है, ये जो है ड्यू टू लो कॉस्ट, फिफ्थ पॉइंट, ड्यू टू लो कॉस्ट इट इज मोस्टली यूज, है ना, इट इज मोस्टली यूज्ड। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट था। इसका जो एप्लीकेशन है ना, सिक्स्थ जो है एप्लीकेशन, एप्लीकेशन जो है ये फैन हो गया आपका, भी कंप्रेशर हो गया, वॉशिंग मशीन में इसका यूज करते हैं, वॉशिंग मशीन वेयर स्टार्टिंग पीरियड इज नॉट फ्रीक्वेंट। मैं बता रहा हूं क्या है, स्टार्टिंग पीरियड इज नॉट फ्रीक्वेंट, बार बार स्टार्ट करने की जरूरत नहीं पड़ता है, ठीक है। और ये जो सी एस क्या था आपका, सेंट्रीफ्यूगल स्विच, सी एस को बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल स्विच, ठीक है। इट विल ओपन, है ना, जब मोटर का जो स्पीड क्या हो जाए 75% ऑफ सिंक्रोनस स्पीड जब हो जाएगा तो ये क्या करेगा, ये ओपन हो जाएगा। मतलब इसमें स्टार्टिंग वाइंडिंग का रोल प्ले इसमें नहीं होगा, हो भी सकता है, वो डिपेंड करता है डिजाइन ऑफ द मोटर पे। क्लियर। उसके बाद क्या होगा, थोड़ा देर एक्सलरेट करके ये क्या होगा, अपने नॉर्मल स्पीड पे जो कि सिंक्रोनस स्पीड से कम है उस पर वो मूव करता रहेगा। चलिए अब इसका मैं फेजर डायग्राम के बारे में बताता हूँ, कैसे इसको जो है हम इसका फेजर डायग्राम हम ड्रॉ करते हैं। क्लियर। एक चीज और बता दो, सेवंथ पॉइंट, ये आपका मेन वाइंडिंग है, ये आपका स्टार्टिंग वाइंडिंग है। तो जो ये जो है वोल्टेज सप्लाई वोल्टेज, इस पे ये दोनों क्या है, ये दोनों वाइंडिंग एक दूसरे के पैरेलल है ना। मतलब इस स्टार्टिंग वाइंडिंग पे भी जो वोल्टेज वो भी है और मेन वाइंडिंग पे भी जो वोल्टेज भी है। यहाँ पे क्या है कि जो आर एस और सपोज कीजिए ये जो प्योर कॉइल नहीं है ना, तो ये आपको मैंने इसको इस तरह दिखा दिया, ये आपका हो गया आर एस, ये हो गया आपका एक्स एस। आर एस क्या हो गया, रेजिस्टेंस ऑफ स्टार्टिंग वाइंडिंग, एक्स एस क्या हो गया, इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफ स्टार्टिंग वाइंडिंग। उसी तरह ये प्योर कॉइल नहीं है, इसमें कुछ रेजिस्टेंस है, ये आपका आर एम रेजिस्टेंस, ये हो गया आपका एक्स एम, है ना। क्लियर। आर एम क्या हो गया, रेजिस्टेंस ऑफ मेन वाइंडिंग, एक्स एम क्या हो गया, रेजिस्टेंस ऑफ इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफ द मेन वाइंडिंग। यहाँ पे ये याद ध्यान रखना है कि जो आर एस है वो काफी बड़ा है किससे, आर एम से। क्लियर। दूसरा एक्स एस जो है ना, वो काफी कम है किससे, एक्स एम से। अब रेजिस्टेंस बड़ा होगा कब, कब रेजिस्टेंस, जैसे आपने बताया आप कि आर इक्वल टू क्या था, रेजिस्टेंस इक्वल टू रो एल बाई ए, और एरिया मतलब डायमीटर। अगर डायमीटर ज्यादा होगा तो एरिया क्या होगा, ज्यादा होगा, और रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, चूंकि हमें रेजिस्टेंस क्या करना है, बढ़ाना है, तो डायमीटर को क्या करना पड़ेगा हमें, डायमीटर को कम करेंगे तो एरिया कम होगा, एरिया कम होगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि पतला वायर कौन होगा, तो बेसिकली है कि चूंकि रेजिस्टेंस ऑफ स्टेटर स्टार्टिंग वाइंडिंग क्या है, बड़ा है, इसका मतलब इसका डायमीटर जो है काफी छोटा है, मतलब इसका एरिया काफी कम है, तो ये जो काफी पतला वायर होगा, मतलब ये क्या होगा, ये फाइन वायर है ना, काफी पतला वायर। इसका मतलब इसमें क्या हो गया, करंट डेंसिटी क्या होगा, काफी ज्यादा होगा। करंट डेंसिटी का मतलब जल्दी अगर ज्यादा देर तक करंट इसमें फ्लो होगा तो ये क्या होगा, वो मेल्ट कर जाएगा, है ना।
दूसरी बात कि ये जो रिएक्टेंस क्या और नंबर ऑफ टर्न पे डिपेंड करता है। तो चूंकि इसका रिएक्टेंस क्या है, कम है मेन वाइंडिंग के रिएक्टेंस से, तो इसमें जो नंबर ऑफ टर्न क्या होगा, कम होगा। मतलब एन एस जो है काफी कम होगा एन एम से। एन एस क्या, नंबर ऑफ टर्न इन द स्टेटर स्टार्टिंग वाइंडिंग, और एन क्या है, एन एम क्या, नंबर ऑफ टर्न इन द मेन वाइंडिंग। क्लियर नाउ? यहां तक समझ में आ गया? हमें ड्रॉ करना है फेजर डायग्राम, तो मैं इसे मिटा दूं। फेजर डायग्राम हम कैसे ड्रॉ करेंगे, इसलिए स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर का नेक्स्ट पॉइंट क्या हमारा, फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम ऑफ स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर, है ना। तो चलिए इसको पहले मैं मिटा दूं। ओके, तो इसको मैं मिटा देता हूं। तो फेजर डायग्राम हमें ड्रॉ करना है, इसको मैं मिटा दिया। फेजर डायग्राम ड्रॉ करने के लिए करेंगे क्या, आप सपोज करो, है ना, ये मैं आपको स्टार्टिंग वाइंडिंग है ना, ये आपका आर एम सॉरी आर एस, ये एक्स एस, ठीक है। इसका भी सप्लाई वोल्टेज क्या है, वी है, और इस पे जो करंट क्या है हमारा, आई एस है। क्लियर? ये वी। उसी तरह जो मेन वाइंडिंग है हमारा, उसका जो रेजिस्टेंस है क्या, वो आर एम, और जो रिएक्टेंस है वो क्या है, एक्स एम, और ये सप्लाई वोल्टेज क्या है इसका भी, वी है ना, इसको बोलते हैं आई एम। क्लियर? तो अब ये बताओ, आपने पढ़ा होगा बेसिक इलेक्ट्रिकल में कि अगर आरएल लोड है तो करंट क्या होगा, लैग करेगा। क्लियर? तो सप्लाई वोल्टेज क्या है, वी है, तो इसमें जो है रिएक्टेंस जो है, एक्सेस जो है क्या है, काफी कम है इससे, एक्सएम से। क्लियर? तो इसका मतलब आई एस क्या हो गया, लैग करेगा काफी कम एंगल से, ये क्या हो गया आपका आई एस। और इसका जो रिएक्टेंस क्या है, एक्सएम क्या है, बड़ा है, तो जो करंट इसमें लैग करेगा कुछ ज्यादा एंगल से, है ना, जो कि वो बट लेस देन क्या होगा, वो 90 डिग्री, ये आई एम हो गया। ठीक है? तो अब ये जो एंगल अल्फा है आई एस आई एम के बीच को, उसको बोलते हैं अल्फा, जो करीब करीब जो होता है 25 टू 30 डिग्री होता है। क्लियर? तो आपने जान लिया कि इसमें जो अल्फा होगा इतना होगा 25 टू 30 डिग्री होगा। अब इसको मैं मिटा रहा हूं। ओके, अब से पूछा जाए कि आई आई को दिखाई सप्लाई करंट को, तो इसका जो वेक्टर सम होगा, है ना, ये क्या होगा इसका आई, और ये सप्लाई वोल्टेज और सप्लाई करंट और सप्लाई वोल्टेज के बीच का जो एंगल है वो क्या है, फाइव। तो इनपुट पावर क्या होगा, बी आई कॉस फाइव। तो इसमें जो क्या, जो टॉर्क है आपका क्या है, टॉर्क का एक्सप्रेशन मैंने बताया कि आई एस आई एम साइन अल्फा, और के का जो वैल्यू क्या है वो डिजाइन ऑफ द मोटर पे डिपेंड करेगा। तो इसमें जो अल्फा का जो वैल्यू है वो क्या है, 25 टू 30 डिग्री है ना। तो इसमें जो वीक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, मैंने बताया था कि अगर दोनों आई एस आई एम के बीच का एंगल क्या हो, 90 डिग्री हो करीब करीब, तो क्या होगा, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा, तो यूनिफॉर्म टॉर्क पैदा होगा। लेकिन यहाँ पे जो अल्फा है वो 25 से लेके 30 डिग्री है, तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड होगा क्या होगा, वीक मैग्नेटिक फील्ड will created, है ना, will created due to which starting torque will be low. ओके, लेकिन वो मोटर मूव करेगा। क्लियर? तो ये था आपका स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर के बारे में कुछ पॉइंट। ओके, दूसरी बात, एक चीज और मैं एक 6th पॉइंट बता दूं कि ये जो
आप जान रहे हो कि ये रेजिस्टेंस क्या है, स्टार्टिंग जो वाइंडिंग है, स्टार्टिंग वाइंडिंग इज क्या है, इज फाइन वायर, मतलब पतला वायर है ना। तो करंट डेंसिटी क्या होगा, हाई होगा, है ना। करंट डेंसिटी क्या होगा, करंट डेंसिटी विल हाई, है ना। तो क्या होगा, अगर स्टार्टिंग पीरियड जो है, इफ स्टार्टिंग पीरियड ग्रेटर देन 5 सेकेंड हो जाएगा, तो क्या होगा, स्टार्टिंग वाइंडिंग क्या होगा, विल बर्न, है ना। स्टार्टिंग वाइंडिंग विल बर्न। क्लियर। तो ये बात याद रखना है कि इसको जहां पे यूज करेंगे, जहां पे क्या हो, स्टार्टिंग जो है काफी ज्यादा नहीं हो, फ्रीक्वेंट नहीं हो, है ना। और एक चीज मैंने बताया कि अगर जब इसका स्पीड क्या हो जाए, 75% स्पीड हो जाएगा सिंक्रोनस स्पीड का, तब सेंट्रीफ्यूगल स्विच जो है क्या होगा, इसको ओपन हो जाएगा, मतलब स्टार्टिंग वाइंडिंग का काम इस पे नहीं होगा। फिर क्या होगा, वो अपने नॉर्मल स्पीड से क्या होगा, वो मूव करता रहेगा। तो ये जो था आपका स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर के बारे में। क्लियर। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर के बारे में। क्लियर। तो चलिए इसको अब मैं बताऊं। नेक्स्ट है, तो ये था इसका फेजर डायग्राम, है ना। नेक्स्ट जो है, सब कुछ सही रहेगा इसमें, है ना। टी अल्फा एंगल बिटवीन आई एस एंड आई एम। अभी जो नया आ रहा है वो क्या है आपका, कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर स्टार्ट, है ना। ये दूसरा जो आपका मोटर है, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर। तो जो सर्किट डायग्राम वो यही है, ठीक है। अब करना क्या, इसमें भी सेंट्रीफ्यूगल स्विच है, ये कॉइल है, बस इसमें करना है एक कैपेसिटर ऐड कर देना है। ये आपका स्टार्टिंग वाइंडिंग है, ये आपका कैपेसिटर है। क्लियर। तो ये क्या आपका सर्किट डायग्राम है, किसका, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर का। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दो इसमें, कि इसमें जो अल्फा का जो रेंज होता है वो क्या होता है, 80 डिग्री के करीब होता है ना, अप्रोक्सीमेटली 80 डिग्री। दूसरी बात, स्टार्टिंग टॉर्क जो होता है इसका, कैपेसिटर स्टार्ट का, बड़ा होता है किससे, स्टार्टिंग टॉर्क ऑफ स्प्लिट फेज से। ऑब्वियसली है कि अल्फा जब बढ़ जाएगा तो ऑब्वियसली टॉर्क क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि स्टार्टिंग टॉर्क क्या है, वो अल्फा पे डिपेंड करता है, साइन अल्फा पे। अल्फा बढ़ेगा तो साइन अल्फा बढ़ेगा, साइन अल्फा बढ़ने का मतलब स्टार्टिंग टॉर्क क्या होगा, बढ़ जाएगा, है ना। तो एक चीज आ गया। तीसरा पॉइंट है इसका, कि जो इसका जो रिएक्टेंस है एक्सएम और एक्सएस दोनों क्या है, सेम है। तो इससे क्या होगा कि जो रनिंग कैरेक्टरिस्टिक है दोनों का सेम होगा। ड्यू टू दिस रनिंग कैरेक्टरिस्टिक विल सेम। ठीक है, क्लियर। लेकिन स्टार्टिंग कैरेक्टरिस्टिक में क्या होगा, क्योंकि स्टार्टिंग टॉर्क क्या है इसका, ज्यादा है ना। तो आपने क्या क्या सीखा। और फोर्थ पॉइंट एक चीज मैं बता दूं आपको, इसका फोर्थ पॉइंट जो पावर रेटिंग है, पावर रेटिंग जो है इसका, रेंज ऑफ पावर रेटिंग 120 वाट से लेके 7.5 किलो वाट तक है। क्लियर। एक चीज नेक्स्ट पॉइंट है, फॉर फिफ्थ पॉइंट, फॉर सेम टॉर्क, है ना, फॉर सेम टॉर्क। सेम टॉर्क का मतलब क्या बता रहा हूं, कंपैरिजन कर रहा हूं कि स्प्लिट फेज को और कैपेसिटर स्टार्ट को। फॉर क्या होगा कि जो स्टार्टिंग करंट है,
कैपेसिटर स्टार्ट का वो क्या होगा, आधा होगा किसका, स्टार्टिंग करंट, किसके स्टार्टिंग करंट से, स्प्लिट फेज के स्टार्टिंग करंट से। तो मैं प्रूफ करके बता देता हूं इसमें रीजन क्या है इसका, कि आप जान रहे हो कि टी स्टार्टिंग ऑफ कैपेसिटर स्टार्ट क्या हो जाएगा, कैपेसिटर स्टार्ट के आई एस आई एम साइन अल्फा, ठीक है। ये कैपेसिटर स्टार्ट, ये भी कैपेसिटर स्टार्ट, फर्स्ट पॉइंट। और जो ये स्प्लिट फेज का जो टॉर्क होगा वो क्या होगा, के आई एस स्प्लिट फेज आई एम साइन अल्फा स्प्लिट फेज। दोनों का चूंकि हमने क्या बताया, जो मेन वाइंडिंग का जो रिएक्टेंस है दोनों का सेम है ना, तो इसका मतलब जो करंट क्या होगा दोनों का सेम होगा, क्योंकि सप्लाई वोल्टेज क्या होगा, बी, इसमें बी है और उसमें भी क्या था, बी था। तो इफ टी स्टार्टिंग कैपेसिटर स्टार्ट इज इक्वल टू टी स्टार्टिंग स्प्लिट फेज, तो क्या दिख रहे हो आप, के आई एस कैपेसिटर स्टार्ट आई एम साइन अल्फा कैपेसिटर स्टार्ट इज इक्वल टू के आई एस स्प्लिट फेज आई एम साइन अल्फा स्प्लिट फेज। तो ये जो है आई एम क्या हो गया, कैंसिल हो गया, के कैंसिल हो जाएगा। तो अब बताओ कि आई एस कैपेसिटर स्टार्ट साइन अल्फा जो होता है कैपेसिटर स्टार्ट में क्या होता है 80 डिग्री इज इक्वल टू, ये क्या होगा, आई एस स्प्लिट फेज, और जो साइन अल्फा होता है कितना होता है, वो 25 डिग्री होता है ना। तो स्टार्टिंग करंट ऑफ कैपेसिटर स्टार्ट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई एस स्प्लिट फेज साइन 25 डिग्री बाई साइन 80 डिग्री। तो ऑब्वियसली ये जो होगा, आप जब कैलकुलेटर में वैल्यू पुट करोगे तो ये करीब करीब क्या हो गया, वो 1/2 टाइम्स होता है आई एस एस पी, है ना। क्लियर? अगर नहीं समझ में आया तो आप 25 का 30 डिग्री रख लिख दो, साइन 30 और साइन 80 को क्या करो, साइन 90 कर दो। तो साइन 90 कितना, साइन 30 कितना होता है 1/2 और साइन 90 1। तो बेसिकली क्या हो गया कि फॉर सेम टॉर्क के लिए ये जो कैपेसिटर स्टार्ट वो कम करंट ड्रॉ करेगा, है ना। तो अगर कम करंट ड्रॉ करेगा तो ये क्या होगा, जल्द जो हीट होगा वो कम ज्यादा देर में हीट होगा। क्लियर ना। तो इसका मतलब आपने क्या सीखा कि ये जो हीट होगा काफी लेट होगा इन कंपैरिजन टू स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर का। तो इसको आप वहां यूज कर सकते हो जहां पे आप स्टार्टिंग बार बार करना चाहोगे, है ना। तो इसका जो यूज ही है ना, यूज जो होगा 6 पॉइंट एप्लीकेशन है, यूज्ड जो है इन लार्ज फैन कंप्रेशर। क्लियर। सिमिलरली जब इसका स्पीड क्या हो जाएगा, सिंक्रोनस स्पीड हो जाए, मतलब 75% ऑफ सिंक्रोनस स्पीड हो जाएगा, तो ये क्या करेगा, सेंट्रीफ्यूगल स्विच जो है ये ओपन हो जाएगा, मतलब इस वाइंडिंग का कोई काम नहीं होगा। ये तो चीज समझ में आ गया। एक चीज और मैं बता दूं आपको कि ये जो है, चूंकि पावर फैक्टर भी क्या होता है, ये इंप्रूव कर जाता है। पावर फैक्टर कैसे इंप्रूव किया हो मैं आपको बता दूं। तो आपने एक चीज देखा कि फॉर सेम टॉर्क के लिए कैपेसिटर स्टार्ट कम करंट लेगा स्प्लिट फेज के कंपैरिजन में, है ना। तो हीटअप कौन ज्यादा होगा, पहले हीटअप जो होगा वो स्प्लिट फेज, और कैपेसिटर क्या होगा, प्लेट में हीट होगा, है ना। ओके। अब जो है फेजर डायग्राम मैं इसको आपको ड्रॉ करता हूं। फेजर डायग्राम, एक चीज और कि पावर फैक्टर क्या होगा, इंप्रूव कर जाएगा। कैसे, अब आप मान लो कि ये आपका था आर एस, ये एक्स एस, और ये आपका कैपेसिटर, ये आपका
सप्लाई वोल्टेज है ना। ये करंट क्या हो गया, इसमें जो करंट जा रहा है वो स्टार्टिंग करंट है। तो अब जान रहे हो, आपने पढ़ा हो RLC सीरीज सर्किट में, है ना, ये आपका R हो गया, ये XL माइनस XC है ना, और ये Z और ये फाई। क्लियर। तो ऑब्वियसली है क्या कि यहाँ पे जो है cos फाई क्या होगा आपका R बाई जेड। तो Z इज इक्वल टू क्या होता है R स्क्वायर प्लस XL, यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स एस माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। तो ऑब्वियसली ये टर्म क्या हो गया, घट गया, है ना। तो जेड क्या हो गया, घट जाएगा। एक्स पहले, अगर ये जब कैपेसिटर नहीं था तो एक्स था, जब अपने कैपेसिटर डाल दिया तो जो नेट रिएक्टेंस क्या हो गया उसका, घट गया। नेट रिएक्टेंस घटने का मतलब इम्पीडेंस घट गया। इम्पीडेंस घटने का मतलब क्या हो गया, पावर फैक्टर क्या हो जाएगा इसका, बढ़ जाएगा, है ना। तो कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर में क्या हो गया, पावर फैक्टर ये इंप्रूव कर जाता है। क्लियर। पावर फैक्टर इंप्रूव कर गया मतलब इफिशियंसी क्या हो जाएगी, इफिशियंसी भी क्या हो जाएगा इसका, इंक्रीज कर जाएगा। क्लियर। तो इसमें क्या होगा, कैपेसिटर स्टार्ट में इम्प्रूवमेंट इन पावर फैक्टर, ओके, एंड इफिशियंसी क्लियर। नाउ अब हमारा एम क्या है, फेजर डायग्राम ड्रॉ करना। फेजर डायग्राम, ओके। चलिए तो अब फेजर डायग्राम हम ड्रॉ करते हैं। तो फेजर डायग्राम ड्रॉ करने के लिए चलिए इसको मिटाऊं। फेजर डायग्राम, हाँ, फेजर डायग्राम ड्रॉ करने के लिए अब मान लो इसमें क्या था, आर एस एक्स एस, और ये क्या होगा, रिएक्टेंस ऑफ द कैपेसिटर इन स्टार्टिंग वाइंडिंग। ये इसका सप्लाई वोल्टेज क्या है इसका, V, ये IS। क्लियर। और ये आपका मेन वाइंडिंग रेजिस्टेंस है, और ये जो रिएक्टेंस है वो XM है। ये सप्लाई वोल्टेज V है। ये करंट क्या हो गया, IM, ये IS। ठीक है। यहाँ पे दूसरी बात की XS का वैल्यू क्या हो, XM के बराबर है ना। और एक चीज और मैं बता दूं, जो XC है स्टार्टिंग वाइंडिंग का, वो बड़ा है किससे, XS से। क्लियर। इसका मतलब क्या हो गया कि जब आपने RLC सीरीज सर्किट में पढ़ा होगा कि अगर XC बड़ा होगा XS से, इंडक्टिव रिएक्टेंस से, XL इसको लिख देते हैं, तो क्या होगा, वो लीडिंग नेचर्स का होगा उसमें, मतलब करंट क्या होगा, वो उसमें लीड करेगा किससे, वोल्टेज से। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, ये आपका वोल्टेज है V, है ना। तो चूंकि ये क्या है, XCS क्या है, मतलब स्टार्टिंग वाइंडिंग का जो कैपेसिटर है वो बड़ा है स्टार्टिंग वाइंडिंग के रिएक्टेंस से, है ना। तो पावर क्या हो जाएगा, ये कैपेसिटिव नेचर्स का हो जाएगा, कैपेसिटिव नेचर्स का। इसका मतलब ये जो करंट होगा, ये IS, ये क्या है आपका करंट, क्या ये क्या हो रहा है, V क्या हो, ये IS का हो रहा है, लीड कर रहा है किससे, सप्लाई वोल्टेज से। इस केस में क्या होगा, XM जो है वही क्या है, बड़ा है था, इक्वल है। तो इसमें जो XS क्या वही रहेगा जो पिछले केसेस में था स्प्लिट फेज में। ये आपका क्या हो गया, IM, है ना, लैग ही करेगा। तो ये जो एंगल है अल्फा इज इक्वल टू करीब करीब कितना बताया मैंने, 80 डिग्री। क्लियर। तो आप क्या देख रहे हो, जो नेट पावर फैक्टर क्या हो गया इसका, यहाँ पे इंप्रूव कर गया नहीं। तो ये इसका क्या हो गया, फेजर डायग्राम। तो अल्फा इंक्रीज कर गया तो स्टार्टिंग टॉर्क क्या हो गया, विल इंक्रीजेस, क्योंकि अल्फा क्या गया इसमें, इसने इंक्रीज कर लिया। तो ये इसका क्या हो गया, फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम,
है ना। हमारा अल्टीमेट एम ये है कि IS और IM के बीच का एंगल कितना हो जाए 90 डिग्री। इसका मतलब अब कैपेसिटर को और क्या करेंगे हम, बढ़ाएंगे। कैपेसिटर बढ़ाएंगे तो और क्या होगा, वो कैपेसिटिव नेचर का होगा, और क्या होगा, वोल्टेज से लैग करेगा, मतलब एंगल फिर क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। एंगल इंक्रीज करेगा मतलब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा, है ना। क्लियर। तो ये आपका था कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर। आशा करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। एक और मेथड है कैपेसिटर स्टार्ट एंड रन मेथड। क्लियर। तो इसमें भी करेंगे क्या, जो सेंट्रीफ्यूगल स्विच है ना ओपन हो जाएगा जब ये इंडक्शन मोटर का स्पीड क्या हो जाए, सिंक्रोनस स्पीड के 75% ऑफ सिंक्रोनस स्पीड हो जाएगा, तो क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगल स्विच क्या होगा, ओपन कर देगा इस स्टार्टिंग वाइंडिंग को। क्लियर। नेक्स्ट मैं बताने जा रहा हूँ कैपेसिटर स्टार्ट एंड कैपेसिटर रन। ओके, कैपेसिटर स्टार्ट एंड कैपेसिटर रन। चलिए इसको भी इसी तरह रन दें। हाँ, कैपेसिटर। तो तीसरा जो है कैपेसिटर स्टार्ट एंड कैपेसिटर रन। मतलब क्या हो गया, इसमें कैपेसिटर स्टार्टिंग पीरियड में भी रहेगा और रनिंग पीरियड में भी रहेगा। इसका दो डिजाइन है ना, टू डिजाइन है ना, इट्स डिजाइन है ना, इट्स टू डिजाइन, इट्स डिजाइन क्या है, सर्किट डायग्राम, सर्किट डायग्राम। पहला क्या है, ये आपका तो मेन वाइंडिंग हो गया। यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल स्विच का भी यूज नहीं करते हैं, सिर्फ कॉइल होगा और एक कैपेसिटर। ठीक है, ये आपका स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर। ठीक है, ये मेन वाइंडिंग, ये स्टार्टिंग वाइंडिंग, ये आपका करंट और ये आपका सप्लाई वोल्टेज, ये कैपेसिटर। बस यही है कि इसमें क्या किया हो कि स्टार्टिंग अपने कैपेसिटर लगा दिया है, लार्ज कैपेसिटर है ना, तो इससे क्या होगा, पावर फैक्टर क्या होगा, पावर फैक्टर विल इंप्रूव हो जाएगा, है ना। करंट क्या हो जाएगा, करंट विल लीड, है ना। कौन सा करंट, स्टार्टिंग करंट विल क्या होगा, इसका लीड कर जाएगा, है ना। सिमिलरली दूसरा डिजाइन क्या है इसका, फर्स्ट सर्किट डायग्राम, सेकंड दूसरा क्या है, ये आपका मेन वाइंडिंग है, स्विच C1। IM तो यहाँ पे जो है C2 क्या है, ग्रेटर देन C1 है ना। तो बस यही करना है कि कैपेसिटर लगाने से क्या होता है, पावर फैक्टर इंप्रूव हो जाता है। इसमें भी क्या हो गया कि अब यहाँ पे एक और कैपेसिटर लगा दिया है, तो एट स्टार्टिंग में क्या हो जाएगा, ये C2 क्या है, ग्रेटर देन C1 है, तो इसका जो आप जानते हैं ये दोनों क्या है, पैरेलल में है, तो इन पैरेलल में जो इक्विवेलेंट होता है क्या बढ़ जाता है, C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2। तो पावर फैक्टर क्या हो जाएगा इसका, अगर कैपेसिटर और बढ़ गया तो पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, और इंप्रूव हो जाएगा। मतलब इसके केस में क्या हो जाएगा, स्टार्टिंग वाइंडिंग और ये आपका सप्लाई वोल्टेज भी है, ये आपका स्टार्टिंग करंट है ना, और ये आपका मेन वाइंडिंग करंट के करीब करीब क्या हो जाएगा, ये 90 डिग्री हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, इसमें जो फील्ड होगा वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा।
तो टॉर्क क्या होगा, ये यूनिफॉर्म होगा, इसमें मतलब कोई वाइब्रेशन नहीं होगा, मतलब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विल क्रिएटेड। ओके, तो जो टॉर्क होगा वो क्या हो जाएगा, वो कांस्टेंट हो जाएगा। क्लियर ना? तो ये क्या होगा, वाइब्रेशन फ्री, कोई वाइब्रेशन फ्री। ओके, इसका जो यूज होता है ना, यूज जो है इसका, जहाँ पे साइलेंसिंग की जरूरत हो, जैसे कि लाइब्रेरी हो गया, हॉस्पिटल हो गया, यूज्ड इन हॉस्पिटल, जहाँ पे साइलेंसिंग की जरूरत, मतलब शांत वातावरण का जरूरत है। तो जैसे ये स्टार्टिंग, ये C2 यूज होगा ओनली फॉर स्टार्टिंग पर्पस के लिए, ओनली फॉर स्टार्टिंग, है ना? क्लियर? और ये C1 क्या होगा, परमानेंटली इसमें क्या होगा, वो अटैच रहेगा। जैसे इसका स्पीड क्या हो जाएगा, सिंक्रोनस स्पीड हो जाएगा 75% का, ये स्विच क्या होगा, ओपन कर देगा, तो मतलब C2 का कोई काम यहाँ पे नहीं है, सिर्फ इसमें क्या होगा, C1 होगा। तो C1 रनिंग कंडीशन में भी रहेगा और स्टार्टिंग कंडीशंस में भी रहेगा। ओके, तो दिस इज द बेस्ट इंडक्शन मोटर। क्लियर? जिसका यूज हम करते हैं क्या, हॉस्पिटल में, या जहाँ पे साइलेंसिंग की जरूरत है, लाइब्रेरी हो गया, वहाँ पे इसका हम यूज करते हैं। क्लियर? तो ये क्या था, कैपेसिटर, स्टार्ट एंड कैपेसिटर रन इंडक्शन मोटर के बारे में। आशा करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू।